जय हिंद एवरीवन। तो आज सेट नंबर 15 को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ये बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस नाम से या किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए दो देखिए। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। MS एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूला बार चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो ये हो जाएगा आंसर क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। क्लिपबोर्ड MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। 4 नंबर है, MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितनी हो सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम 1 हो सकती है। ठीक है। 5वां है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलाज टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। तो किस में संग्रहित किए जाते हैं? फंक्शन लाइब्रेरी में। सभी एक्सेल फंक्शंस फॉर्मूलाज टैब के तहत फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है। 6 है, डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ISP, डायल-अप, ब्रॉडबैंड, TCP। तो आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर सी। ब्रॉडबैंड उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो देखिए अब तक सेट 14 तक करवाए हैं, अभी तक इस बुक में कोई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक नहीं था। पहली बार इस बुक में ऐसा मिस्टेक देखने को मिला है, तो इसलिए इस मिस्टेक को एकदम भूल जाइएगा, क्योंकि ये बुक जो है बहुत अच्छा बुक है। एकदम इसका एक्यूरेसी पे कोई डाउट नहीं है, 99.99% ये एक्यूरेट है। एक मिस्टेक हो जाता है, इसको माफ़ कीजिए, 15 नंबर पे मिस्टेक आया है इस बार। तो देखिए कथन वथन छोड़िए, इसमें इस पर आप मत पढ़िए। देखिए मैं बताता हूँ, पहला देखिए क्या है। MS वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है। तो एकदम सही बात है, ये एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। यही क्या है, इसका मिनिमम नंबर है सेल का। अभी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। दूसरा है, MS वर्ड में पहली बात देखिए, वर्ड को वर्ड लिखा है, ये मिस्टेक तो टाइपिंग का है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी मिस्टेक था। दूसरा पढ़ते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता। तो ये भी अपने आप में सही बात है, 8 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? असत्य पूछा, असत्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा ना तो A1 मतलब ना तो 2, कोई असत्य नहीं है, दोनों क्या अपने आप में सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा LAN का एक लाभ है? LAN का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका कौन सा एक लाभ है? तो लाभ हो जाएगा पेरिफेरल्स को साझा करना। ऑप्शन नंबर बी। पेरिफेरल्स को साझा करना LAN का एक लाभ है। ठीक है, आगे है, MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट, मतलब कि हिंदी में शिफ्ट लिखा है, फिर इंग्लिश में शिफ्ट है, एक ही चीज़ है। मतलब शिफ्ट की दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? इस तरह का चीज़ आप करते हैं तो आपका कुल जो सेट सेलेक्ट होगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर, MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट 1। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 है, Ctrl+Home की के यूज से कर्सर लाइन के डैश पहुंच जाता है। तो देखिए कर्सर लाइन के आरंभ में पहुंच जाता है। ठीक है, Ctrl+Home की यूज करते हैं अगर आप, तो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा? आरंभ में, शुरू में पहुंच जाएगा। ऐसे भी इसको लिंक कीजिए कि होम की लिखा हुआ, होम मतलब ही क्या होता है, जैसे होम पेज हो गया तो मतलब वो शुरू का पेज, आरंभ का पेज, तो कहाँ पहुंच जाएगा? आरंभ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 12 है क्या? 12 आपसे पूछ रहा है पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ते हैं उसके बाद, पहले डी बता दिया आपको। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, ये
ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। आगे देखिए 13, एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 10-24 टीबी हो जाएगा, ठीक है। एक पेटाबाइट 10-24 टीबी के बराबर होता है। 10-24 ऐसे हम इजी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे आप लोग बोलिएगा 1024 टीबी, ठीक है। आगे देखिए, टीबी मतलब क्या है? टेराबाइट है, ठीक है। टीबी मतलब टेराबाइट। चलिए आगे देखिए 14 नंबर, कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। तो कोबोल जो है ये तीसरी पीढ़ी की भाषा है, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है कोबोल। आपसे पूछ लेगा कि पहली पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा कौन है, तो फोर्ट्रॉन 1 हो जाएगा, फोर्ट्रॉन 1, ठीक है। फोर्ट्रॉन 1 क्या है? पहली पीढ़ी का भाषा, ठीक है। एल्गोल 60 ये हो जाएगा दूसरी पीढ़ी का भाषा, ठीक है। अब बाकी सिर्फ अगर एल्गोल बोले, फिर पास्कल बोले, कोबोल बोले, C++ बोले, जावा बोले, ये सब तीसरी पीढ़ी का है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट बोल दे, देखिए जावा है तीसरी पीढ़ी, जावा स्क्रिप्ट बोल दे तो वो चौथी पीढ़ी में चल जाएगा, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में क्या आ जाएगा? पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा पांचवा पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा में, ठीक है। 15 है, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? तो कहाँ कहाँ से नहीं कर सकते हैं, बस एक ही तरह से कर सकते हैं कि फ्रॉम फाइल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को फ्रॉम फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 16 से 35 तक मैथ रीजनिंग है, इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। मैं इसको स्किप करता हूँ और चलता हूँ फिर सेक्शन नंबर बी पे। बी है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 20 नंबर का होगा। पहला है कि लेटर लिखना है आपको 50 वर्ड के अंदर, दोनों में से किसी एक पे लिखिएगा, आप लोग खुद से कीजिए इसको। फिर कह रहा है कि 100 वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिखना है, तीनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। थर्ड देखिए लिखा है राइट अ प्रेसी इन अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ। इस पैसेज को आपको 1/3 करना है, जो फिर जितना वर्ड निकला उसी के अंदर आपको एक प्रेसी लिखना है, ठीक है। तो देखिए लाइन कितना है, इसको काट कर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन है, और हर एक लाइन में कितना वर्ड है तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ड है। ऐसे 11 × 88 भागा कीजिए 3 से, क्योंकि 1/3 बोला है। 3 दूनी 6, 28 हो जाएगा, 3 नंबर 27, मतलब 29 से 30 वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। 29 वर्ड को लेकर चलिए या 30 वर्ड को, जो भी चलिए, आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए पैसेज पढ़ते हैं। वाटर स्कार्सिटी इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में क्या है, तो वाटर स्कार्सिटी जो है, पानी की कमी है, वो क्या है? ग्रोइंग प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है ये लगातार ग्रो हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। प्रॉब्लम कौन सा है? वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। चलिए आगे लिखा है ड्रिवन बाय, इसके कारण हो रहा है ये वाटर स्कार्सिटी। ड्रिवन बाय फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है? तो फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसके कारण हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से उसको करें कि हम लोग का काम भी निकल जाए और फ्यूचर के लिए वो बच भी जाए, या आगे के लिए वो मतलब उसका मैनेजमेंट भी हो पाए। तो इसका कमी के कारण, इस प्रैक्टिस के अभाव के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण वाटर स्कार्सिटी जो है ग्रोइंग प्रॉब्लम बन गया है बहुत सारे पार्ट में दुनिया के, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि क्लीन और सेफ पानी जो है एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के लिए, आदमी का स्वास्थ्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मतलब खेती के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सेफ और क्लीन पानी बहुत ज़रूरत है। आगे है इन्वेस्टिंग इन वाटर कंजर्वेशन, इफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स एंड इनोवेटिव वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कठोर कदम उठाएं ताकि वाटर सिक्योरिटी या फिर वाटर जो है सिक्योर हो जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो इन्वेस्टिंग इन वाटर कंजर्वेशन, हम लोग को वाटर कंजर्वेशन में इन्वेस्ट करना होगा। हम लोगों को इरिगेशन टेक्निक जो है इफिशिएंट लाना पड़ेगा, अच्छा खासा कृषि में जो सिंचाई होता है उसका टेक्निक को इफिशिएंट करना होगा। और इनोवेटिव वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, और वाटर ट्रीटमेंट मतलब कि जो पानी रूखा है जिसको कि क्या बोलते हैं, एक सॉफ्ट एक ड्राई बोलते हैं, तो उस तरह का पानी को ट्रीट करके उसको सॉफ्ट वाटर में बनाया जाए, इस तरह का टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। तभी क्या होगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम से हम लोग क्योर पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब इसको समझ गए हैं आप इस पैसेज को, तो आप इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले आपको टाइटल लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपसे
एग्जाम में टाइटल भी पूछेगा कि टाइटल भी आप इसका एक टाइटल लिखिए। तो आप टाइटल लिखिएगा कि वाटर स्कार्सिटी, उसके बाद सेमी कॉलन देकर या कॉलन देकर या डैश देकर जो देना दीजिए, उसके बाद लिखिएगा अ ग्रोइंग ग्लोबल कॉन्सर्न। ठीक है, अ ग्रोइंग ग्लोबल कॉन्सर्न मतलब कि ये जो है वाटर स्कार्सिटी, ये कंसर्न है, चिंता की बात है क्या, तो ना कि इंडिया के लिए मतलब, या ना कि कोई और देश के लिए, ग्लोबली क्या है तो कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि बहुत सारा मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। आपको टाइटल देना होगा वाटर स्कार्सिटी अ ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न। ठीक, चलिए अब आप वर्ड में क्या लिखिएगा, वर्ड में फिर लिखिएगा कि वाटर स्कार्सिटी। देखिए, अब अगर आप यहाँ से पूरा लिखना स्टार्ट करिएगा तो आपका लाइन लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट कैसे सकते हैं, तो लिखिएगा कि वाटर स्कार्सिटी होता कैसे, आप ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए। तो वाटर स्कार्सिटी इज ड्रिवन बाय फैक्टर्स। देखिए, अब फैक्टर के बाद अगर आप सच एज लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर वहाँ पे 2 वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ड्रिवन बाय फैक्टर के बाद कॉमा लगा दीजिए। ठीक, सबसे बेस्ट आइडिया है यही, कॉमा लगाइए। तो सच एज, लाइक दैट, लाइक दिस कुछ नहीं लिखना है, फैक्टर्स कॉमा लगा के डायरेक्ट फैक्टर लिखिए। कौन कौन फैक्टर है, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप ये चीज़ क्लियर कर दिए हैं कि वाटर स्कार्सिटी किससे हो रहा है। ठीक है, अब आपको इससे कैसे निजात पा सकते हैं ये लिखना आपको। तो आगे फिर लिखिएगा, आ जाइएगा फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन टेक्निक्स एंड इनोवेटिव वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपका कितना वर्ड आता है, देखिए काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपको कहीं पे काटने का मन करे तो आप फिर यहाँ पे ये काट दीजिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, फिर लिखिएगा अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर ही है, पहले ही आप लिख दिए हैं कि वाटर स्कार्सिटी का बात चल रहा है, तो बार बार वाटर स्कार्सिटी लिखना बेवकूफ़ी है, वर्ड को लेंदी कर देगा। डायरेक्ट आ जाइएगा आप यहाँ का अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लिख दीजिएगा, इधर से 2 वर्ड आपका कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप फिर 29 पे आकर गिरिएगा। ठीक है, और अगर इतना भी नहीं चाहते हैं तो ये सब जो नीचे है ये तो आप लिखिएगा, ऊपर में आप क्या कीजिएगा कि वाटर स्कार्सिटी ड्रिवन बाई वेरियस फैक्टर्स लिख दीजिएगा। अब पूरा फैक्टर आपको जिक्र नहीं करना है, वेरियस फैक्टर्स लिख दीजिएगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसका क्या क्या कारण है। ठीक है, फिर आप यहाँ से आ जाइएगा, सीधा यहाँ से इसका निष्कर्ष दे दीजिएगा कि कैसे ये ठीक किया जा सकता है। ये भी अपने आप में फिर तो और छोटा हो जाएगा, आराम से 28 वर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रेसी राइटिंग कीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे है राइट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड मेक सेंटेंस। आपको इडियम का मीनिंग भी देना है, बताना है, उसके बाद आपको सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, पहला है डाउन इन द माउथ। तो देखिए, डाउन इन द माउथ को आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा टू बी डिप्रेस्ड। क्या होता है टू बी डिप्रेस्ड, हिंदी में होता है निराश। ठीक है, आपको लिखना होगा टू बी डिप्रेस्ड। ठीक है, सेंटेंस इस तरह बनाइएगा कि आई हैव सीन हिम डाउन इन द माउथ बिकॉज ऑफ फेलियर। ठीक है, आई हैव सीन हिम डाउन इन द माउथ बिकॉज ऑफ फेलियर। दूसरा देखिए, देखिए दूसरा जो है ये टॉप 200 इडियम फ्रेजेस से ही है। ठीक है, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हर सेट में अगर एक एक भी है तो आप लोग 25 सेट कीजिएगा तो 25 ऐसे याद हो जाएगा सिर्फ रूप मनी से। बाकी अगर आप 15 सेट किरण का भी पीडीएफ के थ्रू कर लेते हैं तो फिर उसमें से भी 15-20 क्वेश्चन अलग से आ जाएगा। 50 लगभग आप लोग सिर्फ सेट प्रैक्टिस कर लेंगे। 200 क्वेश्चन ब्लैक बुक से मैं करवा ही दिया हूँ। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, अगर आप लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट होगा अगर आप लोगों की तो मैं और फिर जो इम्पोर्टेंट है फिर उस तरह का 50 क्वेश्चन और दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बी देखिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मीनिंग हो जाएगा टू डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस करेजियसली। ठीक है, टू डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैसे, तो करेजियसली। ठीक है, मतलब हिम्मत से। ठीक है, साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना ये हो जाता है हिंदी। सेंटेंस अगर लिखना हो तो लिखिएगा कि शी डिसाइडेड या ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न एंड ट्राई टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम या क्वेश्चन या फिर टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो आपको लिखना है उस तरह से लिख के आप लोग बढ़ जाइएगा। आगे चलते हैं, लिखा है
5 नंबर देखिए, करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। पहले सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, फिर उसको दोबारा से लिखिए। तो आप लोग पहले पढ़िएगा कि क्या गलती है, फिर मिस्टेक देखकर फिर उसको रीराइट कीजिएगा। पहला है, आवर टीम लीडर टोल्ड अस टू बी एट द वर्क बाई 9 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए एट द वर्क क्या है, ये गलत है। एट द वर्क नहीं होता, ऑन वर्क होता है। ठीक है, पहले तो वर्क के आगे द लगेगा नहीं, क्या कि कैसा काम है ये तो स्पेसिफाई है नहीं, तो इसको द लगाना है नहीं आपको। फिर क्या होता है, ऑन वर्क होता है। कभी हम लोग ऐसे अगर हिंदी में भी अगर समझना चाहे, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, तो काम पर जा रहे हैं, ना कि काम में जा रहे हैं। ठीक है, तो एट वर्क नहीं होता, ऑन वर्क होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि लिखना आपको, आवर टीम लीडर टोल्ड अस टू बी ऑन वर्क, टू बी ऑन वर्क बाई 9 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, टू बी ऑन वर्क लिखिएगा तो आपका सेंटेंस फिर सही हो जाएगा। आगे देखिए, बी है, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो देखिए बिसाइड खुद हो जाएगा प्रीपोजिशन, ऑफ भी हो जाएगा प्रीपोजिशन, और दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल के अलावा क्या तुम और कोई अदर स्पोर्ट्स खेलते हो। तो के अलावा के लिए एक शब्द है, वो क्या है, बिसाइड्स है। क्या है, बिसाइड्स। ठीक है, ये पूरा बिसाइड्स लिखिएगा तब इसका मीनिंग होगा के अलावा। ठीक है, तो आपको बिसाइड्स लिखना होगा, ना कि बिसाइड ऑफ या बिसाइड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। देखिए सिंस 2 days नहीं होता है, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड, इस तरह से लिखना पड़ता है। लेकिन जब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम बता दे, जैसे कि क्या है, 2 days, 3 days, 7 days। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर 2 days होगा। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर 2 days। इसके बाद आप लोग सेम चीज़ लिख दीजिए, सही हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हिंदी डिस्क्रिप्टिव है, ये लेटर राइटिंग बाकी निबंध है, मतलब जो पत्र है ये सब आप खुद से कीजिए, मैं आपको विलोम सब सिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी आइए देख लेते हैं एक बार। अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। निर्बल का क्या होता है, सबल। ठीक है, सतर्क का क्या होता है, तो अ लगा दीजिए, असतर्क। क्या होता है, अपमान होता है। स्वास्थ्य का क्या होता है, तो अ लगा दीजिए, अस्वास्थ्य। आप लोगों को राइटिंग तो लग रहा है, मेरा राइटिंग ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में ही दिखा पाऊंगा जब मेरे पास टैब आएगा, तब। अभी मोबाइल से आप फिंगर से लिख पाते हैं तो अच्छा नहीं लिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें। शुद्ध करना है वाक्य को, वह नदियों के किनारे बैठा था। वह बैठेगा, मतलब वह बोल रहे हैं, तो लग रहा है ऐसा, तो क्लियर है कि किसी एक को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई एक जो बैठेगा, नदियों के किनारे एक बैठेगा कि नदी के किनारे बैठेगा, एक ही आदमी 10 नदी तो के पास तो बैठ नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, नदी। और न में दुर्घीकार होता है, नदी के हर्षीकार होता है। क्या होता है बताइए, तो बताइए बताइए। तो जो हर्षीकार बोले हैं नदी में डूब जाए, क्योंकि दुर्घीकार होता है नदी में। ठीक है, वह नदी के किनारे बैठा था। ठीक है, बाकी सब सही है। विद्यालय में स्वच्छता पर भाषण दिया गया, तो क्या सही होना चाहिए इसमें बताइए। क्या आपको ये स्पेलिंग सही लग रहा है, स्वच्छता का है ये सही? नहीं, स्वच्छता होता है, स्वच्छता नहीं, स्वच्छता। अब हो गया सही। आगे देखिए, बच्चे चॉकलेट खा रहे थे। बच्चे बच्चे चॉकलेट खा रहे थे होगा। ठीक है, बच्चे, बच्चे। ठीक है, आगे देखिए, उसने पक्षियों का सुचित्र बनाया, तो उसने पक्षियों का सुंदर चित्र बनाया लिखिएगा। ठीक है, क्या नया, सुंदर चित्र। आगे, घर के आंगन में पेड़ खड़े हैं, इसको क्या लिखिएगा, घर के आंगन में पेड़ खड़े नहीं है, पेड़ होता है, एक 9 क्लास का बच्चा था, जब हम होम ट्यूशन ले रहे थे उसको बोलते थे बोलो पेड़ा, तो बोलता था पेड़ा। तो जैसे पेड़ा बोल रहा है, पेड़ा, तो बोलता था हाँ तो सर वही तो बोल रहे हैं, पेड़ा। खूब बहुत से कभी कभी जब कॉमेडी करने का मन होता था तो उससे इसी तरीके का चीज़ बोलते थे, बोलो। तो हमेशा ड़ को र लगा के बोलता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये तो हो गया, सी खत्म हो गया। डी पे आते हैं। डी है क्या, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है ये। पहला है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय
प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है, 2 दिसंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। गरीबों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। सी नंबर है, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन हो जाएगा आंसर। और कैबिनेट मिशन आया कब था? तो 1946 में आया था, ठीक है, 1946 हो जाएगा सही आंसर। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 28 जनवरी 1950, ठीक है, 28 जनवरी 1950 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए, वैसे सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही पारित हो गया था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय बनेगा। 1774 में बन गया था। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में बताइए, तो आपको आज़ादी के बाद से आके फिर रिलेट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। गणतंत्र दिवस के बाद क्या हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है काम्या कार्तिकेयन। काम्या, ठीक है, कार्तिकेयन। ये लिख दे, मुश्किल हो जाता है लिखना। चलिए लिखते हैं, कार्तिक आर्यन तो आप लोग जानते ही होंगे कौन है, तो उसी तरीके से याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन, फिर हो जाएगा आंसर याद। आगे है कि भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है? तो भारत की तट रेखा का विस्तार है 7516 किलोमीटर। डिटेल में लिखिएगा तो फिर 0.6 कर दीजिएगा, तब और डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। आगे है, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 50। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50। आगे है, बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, केरला या केरल जो बोलते हैं आप बोलिए, ठीक है। आगे देखिए, जे स्टार्टअप इंडिया एक्सप्रेस 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नए उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। नए उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। के नंबर है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे कि सुंदरबन हो जाएगा आंसर, सुंदरवन, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति मतलब जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, बाकी आप लोग लिख दीजिए सुब्रमण्यम, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। आगे है, सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? तो ये होती है बैगनी में। किसमें? बैगनी में, ठीक है। आगे है, भारत में सबसे अधिक अनाज उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक अनाज उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से सेट नंबर 15 कंप्लीट होता है। आप लोग को अगर सेट कराना मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर सेट नंबर 16 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।